आज हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित टीवी शो क्राइम इंडिया की शूटिंग दिखा रहे हैं। क्राइम इंडिया के इस एपिसोड की कहानी रघुनाथ और उसके परिवार की है, जो आज से 10 साल पहले अखबारों की सुर्खियों में छाई रही। 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन। वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्राइम इंडिया के नए शो में। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और रहस्य से भरी है। ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई इस बंगलो से। यहाँ रहते थे मिस्टर रघुनाथ अपने परिवार के साथ। एक खुश परिवार। फिर सारी खुशियाँ एक पल में छिन गयी। 10 साल पहले इसी दरवाजे से रघुनाथ की 21 साल की बेटी अपने घर प्रवेश करती है, जहाँ उसे अपने पिता का सामना करना पड़ता है, जो थोड़े गुस्से में थे क्योंकि जूही अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से लेट वापस आई। पिता की प्रताड़ सुनते ही जूही अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि पार्टियों में तो अक्सर देर हो सकती है, उसमें इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। रघुनाथ अपनी बेटी की बात सुनते ही चिल्लाने लगते हैं। जूही पिता का डर सह नहीं पाती। वो अपनी भरी आंखों से अपने कमरे की तरफ भागती है। कमरा बंद किए बिना खाए पिए जूही सो जाती है। इसका हम नाट्य रूपांतरण करते हैं। मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा, पापा। ये क्या? घर में कोई नहीं है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता है। मम्मी, मम्मी, पापा, ये क्या? यहाँ पर भी कोई नहीं है। कहीं बेडरूम में तो नहीं है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, ये क्या? कहाँ गए सबके सब? मम्मी, मम्मी, आप यहाँ पर हो? मैं कितनी परेशान हो गई थी पता है? मम्मी, मम्मी, ये क्या? पानी का नल खुला छोड़ के मम्मी तो ऐसा कभी नहीं करती। मम्मी, पापा, राहुल, 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 राहुल। अरे राहुल को स्कूल छोड़ने गई होगी मम्मी। राहुल का स्कूल बैग, मतलब मम्मी राहुल को स्कूल छोड़ने गई। राहुल भी नहीं है। मम्मी, पापा, पापा की गाड़ी। पापा की गाड़ी तो यही है। पापा तो ऐसा नहीं करते कभी। पापा। उस दिन से आज तक जूही को अपने माता पिता और भाई के बारे में कोई खबर नहीं मिली। कहाँ खो गए वो तीनों? लेकिन जूही अपनी आखिरी याद अब तक नहीं भूल पाई है। अपनी मम्मी की पिंक साड़ी और पापा के स्टाइलिश हैट को, जो उन्होंने आखिरी दिन में पहना था, वो आज तक नहीं भूल पाई है। Just stop this nonsense. आप लोग किसी को चैन से जीने देंगे या नहीं? प्लीज मैम, आप प्लीज रुकिए। Shut up. और आप मेरे घर आए कैसे? परमिशन ली है मैम। To hell with your permission. लोग मेरी जिंदगी को टेलीविजन शो का तमाशा समझते हैं। किसी के भी दर्द को स्टोरी बना देंगे। जिस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं, आप उन्हीं यादों को एक्सपोज करेंगे। ये मैं नहीं होने दूंगी। Just go from here. चाहिए। ट्रस्ट मी मैम, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये तो आपके लिए अच्छा ही है कि हो सकता है कि शो के बाद आपको नए फोन कॉल्स आए कि आपके मिसिंग पेरेंट्स मिल गए हैं। प्लीज
मुझे और लालच मत दो। छोड़ दो मुझे मेरे हाथ में। I said just go from here. सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप गलत ना समझे मैं। हम पूरे मसले को बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर रहे हैं। सर समझाइए मैम को प्लीज। कितना खून निकल रहा है। पैकअप, चलो चलो चलो, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। चल चल। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। छोड़ो आराम आराम, इतनी फिक्र करती हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखो। मरने मारने पर उतर आई उस वक्त। तो फिर क्या करती? वो लोग मेरे घर वालों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मेरे जख्म को रेत रहे थे। मेरे इमोशंस को कभी समझते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, नहीं समझता मैं तुम्हारे इमोशंस। जूही, मैंने ही कहा था, बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। जिस तरह से तुमने इस दुख को समेटा और जिंदगी को फिर राह पर ले आई, कोई और होता कब का टूट जाता। तुम जैसा हमसफर बहुत नसीब से मिलता है। और तुम जैसा हस्बैंड भी हर लड़की को नहीं मिलता। इसी बात पर दूध नहीं, ग्रीन टी हो जाए। ठीक है, बैठो, मैं अभी लाती हूँ। क्या हुआ जूही? आपको क्यों लगता है कि ये हैट आपके पापा का है? कोई निशानी, कोई पहचान? ये उनका फेवरेट हैट था। मैंने बचपन से उन्हें यही हैट पहनते देखा था। देखिए जूही जी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये हैट आपके पापा का है। कोई खास दूसरी पहचान, कुछ भी? उदय, इन्हें पापा के वो सारे फोटोज दिखाओ जिनमें उन्होंने यही हैट पहना था। मैं पापा से कई बार कहती थी कि ये हैट पुराना हो गया है, इसे फेंक दो। पापा कहते थे मेरा सर भी पुराना हो गया है, उसे भी फेंक दूं क्या? जोश जी, इसे देख के तो ये जाहिर नहीं होता कि ये हैट यही वाला है। हाँ, ये जरूर पता लगता है कि ये हैट भी इस जैसा ही है। आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? एक काम करो, जरा आप घर के खिड़की दरवाजे चेक करो। जी सर। जोश जी, आप जो कह रही हैं वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये हैट यहाँ पे आया कैसे? अपने आप तो नहीं आया। जी सर, किसी ने तो इसे यहाँ रखा ही है। आपको किसी पे शक? नहीं सर, पीछे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद है सर। इसका मतलब जो भी अंदर आया उसके पास मेन डोर की चाबी थी। जूही जी, आपने अपने घर की चाबी किसी और को भी दी है क्या? नहीं तो। हाँ, मुझे याद आया। एक्चुअली कुछ दिन पहले शॉपिंग आर्केड में मेरा पर्स चोरी हो गया था और घर की चाबियां भी उसी में थी। बड़ी लंबी प्लानिंग की गई है, लेकिन 10 साल बाद ये हैट यहाँ रखने का क्या मतलब हो सकता है? पूरा का पूरा परिवार गायब होता और किसी को भी पता नहीं चलता। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? सर, पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि ना किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, ना ही कोई गोली चलने की आवाज सुनी। सर, जब ये हुआ तब जूही अपने ऊपर वाले बेडरूम में सो रही थी और बाकी के परिवार के लोग नीचे थे, तो अगर शोर शराबा होता तो जूही को जरूर सुनाई देता। एग्जैक्टली। अच्छा, इस वॉचमैन का क्या कहना है? सर, उसने बताया कि उसने ना किसी ऐसे आदमी को और ना ही ऐसी किसी गाड़ी को बाहर जाते हुए देखा। सर, यहाँ तक कि उसने रघुनाथ जी की फैमिली को भी उस घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। सर, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि घर में जबरदस्ती अंदर आने का कोई निशान भी नहीं मिला था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब घर के सारे लोग गायब है तो ये जूही कैसे बच गई? वही तो, जूही को क्यों छोड़ा है?
सर हो सकता है उसे जानबूझकर किडनैप नहीं किया गया, ये भी कोई साजिश हो। अच्छा, उस हैट पर से कोई उंगलियों के निशान मिले? हाँ सर, उस हैट पे 5 लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं। 2 तो जूही और उसके हस्बैंड के हैं, बाकी के मैच नहीं हुए हैं। जूही और उसके पति की उंगलियों के निशान, हो सकता है 10 साल बाद जब अपने पिता की हैट देखी तो दोनों ने उठाई होगी। सर, अखबार की एक कटिंग में लिखा था कि रघुनाथ जी के एक भाई हैं, हिमांशु, जिनसे उनकी ज्यादा बनती नहीं थी। दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था। अब बाद में हिमांशु ने जूही से कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स लौटाने के लिए कहा था सर। इस हिमांशु के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर एक और बात पता चली है। क्या? सर जब हम इस केस के फाइल्स लेने गए तो वहां से पता चला कि ये फाइल्स इंस्पेक्टर विजय भी 2-3 दिन पहले लेकर गए थे। इंस्पेक्टर विजय? दया, इंस्पेक्टर विजय तो रिटायर हो चुका है, और फिर भी उसे इस केस में दिलचस्पी क्यों? रिटायरमेंट के बाद में तो केस छोड़ देना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। या तो रघुनाथ जी का केस सॉल्व होगा या तो रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय डिसॉल्व होगा। ये मेरी भी जिद है। और रंजीत, मैं बहुत नजदीक पहुंच गया हूं। किसी भी दिन कमिश्नर के पास पहुंच सकता हूं। सर्विस के दौरान 99 केस और रिटायरमेंट के बाद ये पहला केस, यानी हो गए पूरे 100। रंजीत, मैं बाद में फोन करता हूं। मैं देख के आता हूं क्या गिरा है। रघुनाथ भाई साहब को गुजरे तो तकरीबन 10 साल हो गए और अब तो सिर्फ उनकी यादें हैं। हम जानते हैं जो भी हुआ, लेकिन उनके केस के बारे में कुछ नई बातें सामने आई हैं, तो सोचा क्यों ना आपसे ही पूछ लें। नई बातें आप लोगों को पता चली है और आप पूछना मुझसे चाहते हैं? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। मैं टेंशन में नहीं तो। दरअसल भाई साहब को गुजरे इतने साल हो गए और आज आप लोग आए भाई साहब के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। चलिए, उनके बारे में नहीं तो आप ही के बारे में बात कर लेते हैं। कल दोपहर में कहां थे आप? ऑफिस में था। ऑफिस? रियली? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? आप कल 12 से 3 बजे तक ऑफिस में ही थे। एक्चुअली मैं लंच आवर्स में घर आता हूं 2-3 घंटा रेस्ट करने के लिए। आपके घर का एड्रेस 54 गुलमोहर रोड है ना? जी नहीं। लेकिन आपकी कार कल उस वक्त उसी बंगले के सामने खड़ी थी। मेरी याददाश्त, दरअसल मैं सठियाने लगा हूं। मैं कल रुक गया था एक दोस्त के यहाँ, वो भी वहीं गुलमोहर में ही रहते हैं। मिस्टर हिमांशु जी, झूठ बोल रहे हैं आप। वहां पे आपका कोई दोस्त नहीं बल्कि आपकी भतीजी जूही रहती है, समझे आप? इसलिए झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि आप जूही से मिलने गए थे उसके घर। हाँ, मुझे उससे कुछ काम था। काम था इन्हें? हाँ, फिर आप उससे मिले क्यों नहीं? बल्कि आप तो छिपते छिपाते उसके घर गए, उसके किचन के प्लेटफॉर्म पे उसके पिता रघुनाथ जी की हैट रखी और बड़े आराम से वहां से निकल गए। क्यों? हैट? कौन सा हैट? मिस्टर हिमांशु, आपको लगता है कि आप ऐसी गोल गोल बातें करके सीआईडी से बच सकते हैं? कसम से, ना तो मैं भाई साहब की किसी हैट के बारे में जानता हूं और ना ही उनके लापता होने के बारे में। हिमांशु जी, ये क्या है? बॉन्ड्स है, मेरे ही है।
यही चुराने गया था मैं वहां। बॉन्ड्स? हिमांशु जी, आप अपने ही बॉन्ड्स चुराने गए थे? मिस्टर हिमांशु, आप क्या बचपन से ही ऐसी बेफिजूल की पहेलियां बुझाते रहते हैं? पहली नहीं, सच कह रहा हूं। मैंने और भाई साहब ने मिलकर इन्वेस्ट किया था इनमें, लाखों के हैं। भाई साहब लापता हो गया और जूही कब्जा करके बैठ गई, दे ही नहीं रही थी। क्या करता, अपनी ही चीज चुरानी पड़ी। हिमांशु जी, चलिए मान लिया एक पल के लिए कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच ही कह रहा हूं, लेकिन एक बात आप लोगों को बोलना भूल गया। जैसे ही मैं बॉन्ड्स लेकर वहां से निकल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं घबरा कर छुप गया। मुझे लगा कि शायद उदय या जूही होंगे, लेकिन कोई और ही था। कौन था? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, सिर्फ पीठ ही देख पाया। लेकिन इतना तो तय है कि वो उदय नहीं था, क्योंकि वो उदय से काफी लंबा और तगड़ा था। बाल लंबे थे, जैकेट पहन रखी थी और शायद जीन्स थी। अच्छा, और कोई खास बात याद है आपको? कोई खासियत, जैसे उसे भीड़ में देखे तो पहचान लें? हाँ, उसके शूज क्रोकोडाइल लेदर के थे। क्रोकोडाइल लेदर? विजय, विजय, विजय सर। सर दरवाजे में से धुआं आ रहा है सर। माय गॉड, दुष्यंत दरवाजा खोलो। विजय, 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 पेपर जल रहा है, जल्दी से बुझाओ इन्हें। यस सर। विजय, विजय सर, सर जल्दी आइए। क्या हुआ पंकज? ओह माय गॉड, सर ये मर चुके हैं। सर ये कैसे हो सकता है सर? विजय जी इतने सीनियर और एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, फिर इन्हें इन्हीं के घर में गोली मार दी। जिसने भी किया है पंकज, जो खिड़की का शीशा तोड़ा, बोल्ट नीचे किया, खिड़की खोलकर अंदर आके यहाँ चुप कर बैठा होगा। शायद आवाज सुनकर विजय इस कमरे में आया तो उसने विजय के सिर पर वार किया और फिर 2 गोलियां भी डाल दी। सर लगता है कि खूनी और विजय जी की कोई पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मौका मिलते ही इन्हें मार डाला। ये भी तो हो सकता है ना दुष्यंत, कि विजय किसी मुजरिम के लिए खतरा बन गया था। शायद उसी ने किया हो। ढूंढो इस कमरे को अच्छी तरह, एक एक कोना छानो। और पंकज, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, ढूंढो अच्छी तरह से। सर, हाँ ये देखिए, रघुनाथ जी की केस फाइल, लेकिन इसमें कोई पेपर नहीं है सर। बाकी सब केस फाइल के पेपर्स हैं। ये देखिए सर, सब में पेपर्स हैं सिवाय इसके। तो भी दुष्यंत, इसका एक ही मतलब है, इसके अंदर जो पेपर्स है वो वहां जलाए जा रहे थे। कोई नहीं चाहता था कि रघुनाथ के केस के बारे में हमें कुछ पता चले। सर, हाँ सर, विजय जी का मोबाइल मिला और आखिरी कॉल उन्होंने किसी अनुज को किया था। तो फोन करो इस अनुज को।
हेलो, अनुज कुल्फी वाले? अरे यार, मैंने 10 कार्टन मलाई कुल्फी बोली थी, क्या हुआ? अभी तक भिजवाई क्यों नहीं? क्या कुल्फी वाले नहीं हो? तो फिर कौन हो तुम? मॉडल? मॉडल है? मॉडल अनुज? मॉडल और पुलिस वाले का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कनेक्शन ये है कि आज से 3 साल पहले तक जूही मेरी गर्लफ्रेंड थी और 10 साल पहले जूही का पूरा परिवार गायब हो गया था। और इंस्पेक्टर विजय को यह लगता था कि शायद मैं उनके गायब होने के बारे में उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो क्या कहा तुमने इंस्पेक्टर विजय को? कुछ नहीं सर, मैंने उन्हें वही कहा जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कुछ नहीं पता? पंकज, अरे ये किधर जा रहे हैं आप लोग? तुम्हारे घर की तलाशी ले रहे हैं। अच्छा अनुज, ये बताओ कि जूही के घर से उसके पिता की हैट मिली है, इतने दिनों बाद वो हैट वहां कैसे आई? सर, मैं आपसे सच कह रहा हूं, ना तो मैं किसी हैट के बारे में जानता हूं और ना ही किसी गायब हुए परिवार के बारे में। अनुज, तुम्हारे और जूही के परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? चलो ठीक है, तो अब बताओ, कल दोपहर को कहां थे तुम? कल मैं अपने एक फ्रेंड के एग्जीबिशन की ओपनिंग में गया था। फ्रेंड की एग्जीबिशन की ओपनिंग में गए थे? अच्छा। सर इसके घर में तो कुछ नहीं मिला और वो जूते भी नहीं जिसके बारे में हिमांशु ने हमें बताया था। अनुज, तुम होशियार बनने की बहुत कोशिश करते हो, मगर हो नहीं। फिर से मुलाकात होगी। तो समझ में नहीं आ रहा ये आदमी चाहता क्या है। जो एक तरफ वो जूही के घर में हैट रखता है और दूसरी तरफ विजय को मारकर केस के फाइल्स, पेपर्स और फोटोज मिटा देता है। क्यों? लगता है उसे पता चल गया था कि विजय जल्दी अपराधी को पकड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने रघुनाथ की हैट जूही के घर में क्यों रखी? क्या सोच रहा है वो? कोई ना कोई चाल तो जरूर है दया, इसके पीछे कोई ना कोई चाल तो है। ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है सर। वैसे विजय के काम करने के तरीके को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी नहीं रखता। इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग कड़ियां वो अलग अलग जगह पर रखता था। सर, विजय के सारे रिलेटिव्स से पता किया, किसी को भी मालूम नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उसके मोबाइल से कुछ पता चला है? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। वे देखना पड़ेगा मौत के कुछ दिन पहले विजय कहां कहां गया था, किस किस से मिला था। सर, इंस्पेक्टर विजय के घर पे हमें जो जले हुए कागज के टुकड़े मिले थे, उनमें से ये टुकड़ा आधा जला हुआ है और इस पर नवदीप गराज लिखा हुआ है। नवदीप गराज? विजय ने ये नाम ऐसे नहीं लिखा है। जरूर इस गराज का इस रघुनाथ के केस से गहरा संबंध है। जरूर कोई ना कोई गहरा संबंध है। विजय सर हाल ही में एक सेकंड हैंड कार के बारे में पूछने आए थे। सेकंड हैंड कार? जी हाँ, एक व्हाइट कलर की सेडान कार बेची थी 10 साल पहले। विजय सर उसी के बारे में पूछने आए थे। उस गाड़ी के कोई रिकॉर्ड या पेपर्स होंगे आपके पास? जरूर सर, हम रिकॉर्ड हमेशा पक्का रखते हैं। गाड़ियों का मामला है, क्या पता कब कोई चोरी की निकल आए। शेखर, वो जरा गाड़ियों की सेल डिटेल की फाइल लेके आना। याद है ये गाड़ी किसने खरीदी थी? जी हाँ, कोई गिरीश साहब थे, उन्होंने खरीदी थी। ये लीजिए सर। ये लीजिए, ऊपर ही रखे हुए हैं, विजय सर को दिखाने के लिए ही निकाले थे। ये देखो, ये कार 14 अप्रैल 2004 को बेची गई थी। रघुनाथ जी के गायब होने के ठीक 2 दिन पहले सर? राइट। इसका मतलब है कि इस कार को रघुनाथ की फैमिली के गायब होने के बीच कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मतलब सर, विजय जी ने गाड़ी तक पहुंचने का जो रास्ता चुना है वो जरूर रघुनाथ जी तक जाता होगा। एक काम करते हैं, पहले तो आरटीओ से ये पता करते हैं कि ऐसी किसी कार का रजिस्ट्रेशन हुआ था या नहीं, और विजय जी के मोबाइल पोजीशनिंग रिकॉर्ड से ये पता करते हैं कि पिछले दिनों वो कहां गया था। हो सकता है इस केस को सॉल्व करने में हमें कोई मदद मिल जाए। सर, ये लैटिट्यूड 345 नॉर्थ और 213 ईस्ट है।
सर एग्जैक्ट वही लोकेशन है जो विजय जी के मोबाइल फोन में स्टोर है। सर विजय जी इस जंगल में यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ मिल के सकता था। करण वो जरूर इस केस से जुड़े हुए कुछ सबूत ढूंढने के लिए यहाँ आया। ये भी तो हो सकता है कि वो उस सफेद गाड़ी के पीछे आया हो। लेकिन सर ये जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ है, कई किलोमीटर तक। ऐसे में इस जंगल की कॉम्बिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा सर। हाँ मुश्किल हो सकता है, मगर नामुमकिन भी तो नहीं। दिव्या, ये कितना एरिया छान मारा था उसने? सर यहाँ से 200 मीटर के घेरे में। 200 मीटर? बस फिर फैल जाओ चारों तरफ। सर। हाँ हाँ निखिल। सर हाँ ये देखिए सर। MS01 Y 5371। सर ये तो वही सफेद कार है जो उस गैरेज से बेची गई थी। देखो जरा, गाड़ी साफ करो अच्छी तरह से। साफ करो, अच्छी तरह से साफ करो। सर। हाँ सर ये गाड़ी इतनी ऊपर खाई से नीचे गिरी कैसे होगी? एक्सीडेंट हुआ होगा। मगर सर अगर जूही का परिवार इस गाड़ी में था तो इस गाड़ी में कुछ तो होना चाहिए, कंकाल वगैरह। पूरी गाड़ी खाली है सर। सर 10 साल हो गए, कीड़े सब खा गए होंगे अंदर। हाँ मगर केविन कुछ तो मिलता है ना। एक काम करो, एक गाड़ी के अंदर जितनी भी धूल मिट्टी है सब इकट्ठा करो। करंट जाकर वैक्यूम क्लीनर लेके आओ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग कभी गाड़ी में थे ही नहीं। केविन ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी के अंदर जितने भी परिवार वाले थे उनकी लाशों को कहीं और फेंक दिया और गाड़ी को यहाँ खाई में लाकर नीचे ढकेल दिया। सर। हाँ ये देखिए सर, लॉकेट। सर ये तो जूही की माँ का लॉकेट है। बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट मैंने उन्हें एक फोटो में पहने हुए देखा है। जूही की माँ का लॉकेट? जी। फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जूही के परिवार वालों को इसी गाड़ी में लाया गया और फिर उनकी लाशों को कहीं और ठिकाने लगा दिया और गाड़ी को यहाँ इस खाई में लाके ढकेल दिया ताकि कोई सबूत न रहे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी साळुंखे साहब, कुछ पता चला? अरे यार अभिजीत, ये बात गलत है यार। आते ही धन्य से सवाल कर देते हो। मैं यार आए हो, हाल चाल पूछो, अपने बताओ। मतलब हाल चाल? अरे हाल चाल पूछने वाला था सर। कैसी है तारिका जी? अरे भाई साहब, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ भाई। मेरे भी तो हालचाल पूछ सकते हो ना यार। आपके? हाँ, क्यों? हाँ क्यों नहीं। आपके हालचाल कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छा हूँ, ये हुई ना बात। अब आओ पूछो। अरे आए हो, हालचाल पूछो, हाय हेलो करो, काम तो होता ही रहता है, बताएंगे ही ना। अब बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? ये जो धूल मिट्टी मिली थी कार में से, हाँ, इसमें से आपको कुछ मिला? हाँ विजय, इस मिट्टी में से हमें एक नाखून का टुकड़ा मिला और कुछ बाल मिले। उनमें से एक बाल किसी 40 साल की महिला का है और ये नाखून का टुकड़ा किसी 10-12 साल के बच्चे का है और इन दोनों का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जरूर ये जूही की माँ और उसके भाई का होगा। और बाकी बाल के टुकड़ों का अभी भी टेस्ट चल रहा है। रिपोर्ट लेने गई है श्रेया। सर
पता चला है कि रघुनाथ जी की फैमिली के गायब होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने खास एम्प्लॉय मुकेश को नौकरी से निकाल दिया था। मुकेश? कहीं सबके पीछे इस मुकेश का हाथ तो नहीं? सर, जो बाल के टुकड़े टेस्ट के लिए गए थे उनमें से एक बाल का डीएनए मैच हो गया है। किसका है? भानु नाम है उसका। अंडरवर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके मर्डर्स करता है और कई मर्डर केसेस भी चल रहे हैं उस पर। भानु? मुकेश, तुम्हें पूरा यकीन है ये बाइक वाला आदमी भानु ही है? हाँ सर, सिग्नल तो यही बता रहा है। हाँ। अचानक गायब कहाँ हो गया? दिखाई नहीं दे रहा। ओह माय गॉड! सर, गोली चली यहां से। सर, गोली चली यहां से। ये तो मर चुका है। सर इसके मोबाइल में एक अनआइडेंटिफाइड नंबर से मैसेज आया था। एक मिनट। मैसेज? एक काम करो, पता लगाओ कि ये नंबर है किसका। रघुनाथ जी की कंपनी में 20 साल पूरे काम किया हूं मैं। फ्लोर मैनेजर था, प्रोडक्शन, लेबर सब मैं ही संभालता था। तो तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया मुकेश? जी सच तो ये है कि दोनों पार्टनर्स में यानी कि कुमार साहब और रघुनाथ जी के रिश्तों में दरार आ गई थी। दरार? इस दरार की वजह क्या थी? जी वो कुमार साहब को लगा कि रघुनाथ जी उनके साथ कुछ धोखा कर रहे हैं। चोरी छिपे कुछ डीलिंग्स भी कर लेते हैं। और इसलिए कुमार ने तुम्हें रघुनाथ पर नजर रखने के लिए कहा? जी हाँ, मैं रघुनाथ जी की हर खबर कुमार साहब को देता था। वो किससे मिलते हैं, क्या डील करते हैं, क्या लेन देन है, सब। और जब रघुनाथ ने तुम्हें पकड़ लिया ये सब करते हुए तो उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया? जी हाँ। और उसके ठीक 1 साल बाद में कुमार जी और रघुनाथ जी ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी। जी हाँ, ये तो होना ही था। अच्छा, वैसे इंस्पेक्टर विजय क्या जानना चाहते थे तुमसे? जी वो कुमार साहब के एक्सीडेंट के बारे में पूछने आए थे, जिनमें उनकी बच्ची और बीवी भी चली गई थी। और इंस्पेक्टर विजय को ऐसा लगता था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। और जब पार्टनरशिप रही नहीं तो मर्डर की भी बात नहीं आती? जी दोनों पार्टनर अलग भी इस तरह हुए जैसे रजामंदी नहीं थी। और फिर दोनों एक ही बिजनेस में कंपटीशन करने लगे और वो भी इस तरह के जैसे एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। और हाँ, कुमार साहब की मौत के बाद सबसे ज्यादा तरक्की और फायदा रघुनाथ सेठ को हुआ। कुमार की मौत का सबसे ज्यादा फायदा हुआ रघुनाथ को। सबसे ज्यादा फायदा। इस कुमार फैमिली के एक्सीडेंट के सारे डिटेल्स निकालो, देखे तो सही कि क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या फिर। सर, आपको क्या लगता है कुमार की फैमिली की मौत के पीछे क्या रघुनाथ का हाथ था? कविन, रघुनाथ को बिजनेस में कुमार से फायदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि रघुनाथ ने कुमार को मारा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या पता चला एक्सीडेंट के बारे में? सर, मिस्टर कुमार हर रोज की तरह ऑफिस से घर पहुंचे। घर से वो लोग एक रिसोर्ट के लिए निकले। उनकी पत्नी ने एक सरप्राइज वेकेशन प्लान किया था, क्योंकि अगले दिन मिस्टर कुमार का बर्थडे था। वो लोग उसी रिसोर्ट में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। जब ये जा रहे थे, इनका बच्चा भी इनके साथ में था और उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, जहाँ एक पल खुशियाँ थीं, अगले ही पल मातम छा गया। सर, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा? गाड़ी का अचानक ब्रेक फेल हो गया। मिस्टर कुमार की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, वो गाड़ी को काबू में नहीं कर पाए और गाड़ी लुढ़कते लुढ़कते खाई में जा गिरी। कार के ब्रेक्स अचानक फेल हो गए। अचानक।
बड़ी अजीब बात है। सर गाड़ी बिल्कुल नहीं थी। मिस्टर कुमार ने एक हफ्ते पहले ही वो गाड़ी खरीदी थी, तो ब्रेक फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वही तो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमार की ही फैमिली के किसी मेंबर ने रघुनाथ की फैमिली से बदला लेने के लिए ये सब किया हो। कुमार परिवार की मौत के 20 साल बाद कौन बदला लेना चाहता है? जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर मिस्टर एंड मिसेस कुमार की लाश मिली थी, बच्चे की लाश नहीं मिली है ना। एक मिनट क्या हुआ सर? गाड़ी घुमा लो। काविन, पता चल गया ये खूनी कौन है। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ 42 माइलस्टोन के पास। अब क्या करना है? क्या पुल के नीचे 42 माइलस्टोन की तरफ? अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ आप किधर आना है? ये लेफ्ट राइट क्या लगा रखा है? पागल समझ रखा है क्या? हेलो, मुझे क्या पागल समझा है क्या? कब से इधर उधर घुमा रही है? चुपचाप सामने आ जा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। इधर मेरा मुंह खुला और तुम जेल के अंदर, इसलिए जल्दी से सामने आ और मुझे मेरा रोकड़ा दे ताकि मैं जाऊं यहां से। मैं जा रहा हूं। घबराओ मत अनुज, तुम्हारा पैसा पेड़ के पीछे रखा है। वाह रे वाह, क्या तकदीर है मेरी। तो जैसे सोने के अंडा देने वाली 2-3 और मुर्गियां मिल जाए तो लाइफ सेट। कहाँ तुम मेरी चिंता मत करो अनुज, वादे के मुताबिक ये तुम्हारी आखिरी पेमेंट है। अरे बेवकूफ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी छोड़ता है कोई? अनुज भूलो मत, तुमने वादा किया था। अरे एक ब्लैकमेलर की बात पे तुमने यकीन कर लिया। चलो, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो जोई तुम? तुम क्या समझते हो अनुज? तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी? हमसे उस्तादी बहुत भारी पड़ेगा तुमको। शट अप। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। सोचो अनुज, अगर मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को डलवा दूं, तो यहाँ तो किसी को इस बात की हवा तक नहीं होगी। जैसे तुमने अपनी फैमिली के साथ किया था। एक बात याद रखना, जो आदमी शर्ट सिलवाता है वो उसके अंदर बटन की जगह भी छोड़ता है। अगर मैं मरा तो मेरा एक पैकेट सीआईडी को पहुंच जाएगा और फिर तेरा डम डम डिगा डिगा। Just shut up। तू क्या समझता है तू झूठ बोलता रहेगा और मैं मानती रहूंगी? तू जैसा लालची इंसान अपने नुकसान के लिए कुछ नहीं करेगा। ये क्या है ये? जुई, ट्रिगर दब जाएगा, इसको नीचे कर। जुई, तमंचे को नीचे कर प्लीज, इसको अंदर डालो, ट्रिगर दब जाएगा जुई। सीपी सर आप तो आखिर आपको पता चल ही गया। खिलौना तुम्हारे हाथों में अच्छा नहीं लगता। अपने लोगों को कह दो चुपचाप हमारे हवाले हो जाए। देख क्या रहे हो? भून दो एसीपी को।
नहीं सर, मैं छोटा मोटा ब्लैकमेल हूँ सर। देखो इस प्यारी बिटिया को जिसने अपने माता पिता का खून कर दिया। बताओ क्यों मारा तुमने अपने माता पिता को? वो मेरे माता पिता नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मुझे गोद लिया था। मेरे असली पापा मिस्टर कुमार थे, जिनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई, और वो एक्सीडेंट रघुनाथ ने करवाया था। और अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए तुमने रघुनाथ और उसकी बीवी को मारने का प्लान बनाया, और उसके लिए तुमने भानु को पैसे भी दिए, है ना? हाँ, और भानु ने उस काम को पूरा अंजाम दिया। उसके बाद तुमने भानु के हाथों विजय जी को मरवा दिया, और फिर भानु को भी अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, क्योंकि मैं अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। तो सारे इल्जाम अनुज पर आ जाए, है ना? और अनुज, तुम जूही के घर पे रघुनाथ जी की हैट रख के तुमने एक बंद केस को खोल दिया। चोर चोर मौसेरे भाई, वाह रे वाह। लेकिन एक बात याद रखना, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, उसका आखिरी ठिकाना तो जेल की चार दीवारी में भी होता है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी प्यारी बहन जैस्मिन और मेरे सीधे साधे जीजू की शादी की सालगिरह में यहाँ उनकी खुशियां बांटने आए हैं। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि दूल्हा दुल्हन को आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सब पार्टी का फुल ऑन मजा लीजिए। जस्ट एंजॉय द पार्टी, ओके? अभी तो शादी को बस 2 साल हुए और पति पत्नी दोनों खुद की ही पार्टी से गायब। सोचो 10 साल के बाद क्या होगा। ओ प्लीज मेरे दीदी और जीजू की शादी को नजर मत लगाओ तुम। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि वो आप सब मेहमानों से दूर कहीं अकेले में रोमांटिक पल बिता रहे हो। फोन उठा रहे हैं ना कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। पार्टी में ऐसे अकेले जाने में मुझे बहुत अजीब लगेगा। नीचे सादा का क्यों उन्हीं के दोस्त हैं। अरे ये कैसी आवाज? ये तो जैस्मिन की आवाज है। जैस्मिन
से अस्थमा का दौरा तो नहीं पड़ गया? ओह गॉड! जैस्मिन! जैस्मिन दरवाजा खोलो! जैस्मिन! जैस्मिन! तोड़ दो दरवाजा! ये क्या हुआ यहाँ पे? ये सब क्या है? हाँ? Oh my God! जैस्मिन! लगता है किसी ने जैस्मिन को किडनैप कर लिया। जैस्मिन! Oh my God! हम क्या करें? हेलो, सीआईडी? कम करो, कमरे का कोना कोना छानो और एक एक इंच ढूंढो। देखो कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। हाँ, लग जाओ काम पे। क्या लगता है तुम्हें, जस्मिन को कोई उठा के लेकर गया या फिर नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना सर। जस्मिन के पति मानव वो कहाँ है? वो अहमदाबाद गया था एक बिजनेस मीटिंग के लिए। जस्मिन और मानव साथ में शामिल होने वाले थे पार्टी में, पर मानव अभी तक आया क्यों नहीं पता नहीं सर। वैसे आप? मैं ललित, मानव का दोस्त। सर तो क्या मिला? सर यहाँ पे खून के निशान मिले खिड़की पे, इधर इस तरफ। खून के निशान तो हैं, हो सकता है ये खून जस्मिन का ही हो, और फिर किडनैपर शायद जस्मिन को इस खिड़की के रास्ते से ले गया होगा, और फिर हाथापाई में जस्मिन को चोट आ सकती है। शायद ये खून इसीलिए जस्मिन का भी हो सकता है। सर, सर ये देखिए, गहने और पैसे ऐसे के ऐसे ही हैं। सर मतलब ये किडनैपिंग लूटपाट के इरादे से नहीं हुई। सर अगर ऐसा है तो इस किडनैपिंग की वजह क्या है? कोई ना कोई तो वजह जरूर है, कोई ना कोई तो वजह जरूर है। काबिल, ये देखो, खून से सनी उंगलियों के निशान। इससे तो बात पक्की होती है कि किडनैपर जस्मिन को इसी रास्ते से ले गया, इसी रास्ते से। सर किडनैप करने वाला इन मेहमानों में से कोई हो सकता है सर। पार्टी में इतने सारे लोग थे, किसी ने किडनैपर को देखा कैसे ने? वही तो, किसी ने तो देखा होता। आप लोग हम पे शक कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? मुजरिम जो कोई भी है, उसे इतना साफ साफ मालूम था कि जैस्मिन के कमरे में चुपचाप कहां से घुसा जा सकता है। सर आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी बहन को ढूंढ के लाइए प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ कैसे होगी। प्लीज सर उसे ढूंढ के लाइए। घबराइए मत, तुम्हारी बहन को हम सही सलामत वापस ले आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ जितने भी मेहमान हैं, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा जब तक हम उन सब की उंगलियों के निशान नहीं लेते। कोई नहीं जाएगा यहां से। यार इतनी खामोशी क्यों?
कमरे से पता चला है कि मानव की फोन का आखिरी लोकेशन धानु रोड में ट्रेस हुआ है। के बाद से फोन बंद आ रहा है सर। तो कहीं जस्मीन के साथ मानव को भी तो किडनैप नहीं किया इस किडनैपर ने? सर इसका मतलब ये जो कोई भी है वो इन दोनों को जानता था। मतलब उसे पता था कि जैस्मिन कहां मिलेगी और ये मानव कहां होगा। है तो इन्हीं में से कोई करीबी, पर कौन हो सकता है? इनमें से तो किसी के हाथ पर या शरीर पर कोई हाथापाई के या किसी चोट के या खरोंच के निशान भी नहीं। कौन हो सकता है? क्या हुआ ललित जी? हैं? आपका फोन बज रहा है, उठाइए। जी। किसका फोन है ललित जी? पता नहीं, कोई लैंडलाइन का नंबर। कहीं किडनैपर्स का फोन तो नहीं? तो फिर बात कीजिए। जी। हेलो, खून, लाशें, जस्मीन तुम हो कहाँ? सर जस्मीन का फोन है। बात करो, स्पीकर ऑन करो, ऑन करो। हेलो जस्मीन, तुम हो कहाँ? आवाज नहीं आ रही। सर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज। पता नहीं वो किस हाल में होगी सर। 1 मिनट, प्लीज सर। दोबारा फोन लगाओ इसी नंबर पे। क्या हो? सर फोन लग नहीं रहा है। खुरी, काम करो, देखो जस्मिन की जान को खतरा है, पता लगाओ ये फोन कहां से आया था। ओह माय गॉड, इतने सारे चाकू। और हर एक चाकू पर खून लगा हुआ है। ऐसा क्या हुआ यहां पे? अब समझ में आया जस्मीन की आवाज में इतना डर क्यों था। कहीं खूनी ने उसे भी अपना शिकार न बना लिया। देखो, जितना ज्यादा खून यहां पर पड़ा हुआ है और इतने सारे चाकू और हर चाकू पर यह खून, मुझे लगता है यहां पर एक से ज्यादा हत्या हुई है। यस। 1 मिनट। ये क्या है? सचिन, वहां पर कुछ है। चेक इट। संभाल के। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, ना मेरी हड्डी पट्टी टूट जाती थी। शायद ये वही तय खाना है जिसके बारे में जस्मीन ने हमें बताया था। सर जरूर लाशें यहीं कहीं होंगी। हाँ सर। खाना करे का एक काम करो, तहखाने में जाकर के देखो कुछ मिलता है क्या, लाशें या कुछ और। करण, तुम तारिका के साथ जाओ। सर। यहाँ पे तो कोई लाश नहीं। बॉक्स देना जरा। इशिता, पंकज, घर के बाहर वाले हिस्से में चेक करो, शायद जैस्मिन वहीं कहीं छिपी बैठी हो।
खून का भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कोई दूसरा केमिकल तो नहीं इस्तेमाल किया? करण, जरा प्लीज लेजर टॉर्च देना। सलूके साहब, सारे के सारे चाकू बिल्कुल नए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे खूनी ने जुर्म करने के इरादे से ही खरीदा था। नहीं सचिन, ये चाकू नए नहीं है। ये देखो, इन चाकुओं पर अभी भी जंग लगी हुई है। दरअसल ये चाकू हैं पुराने। खूनी ने हमें गुमराह करने के लिए इन्हें नया जैसा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह गुमराह करके मुजरिम पाना क्या चाहता था? अगर इस कमरे में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है तो इस लेजर टॉर्च की रोशनी में वो हिस्सा नारंगी दिखाई देगा। क्या है? खूनी बहुत सरफरा है दुष्यंत। अरे बात, इन सभी चाकुओं पर जो खून लगा हुआ है ना, ये खून असली खून है। हाँ सर, लेकिन पता नहीं कि इस सारे चाकुओं पे खून एक ही इंसान का है या फिर अलग अलग इंसान के जिन्होंने यहाँ पे हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाकू उस वक्त यहीं थे जब जैस्मिन ने ललित को फोन किया था। अगर खूनी फरार हो गया था तो फिर वो अपने साथ ये चाकू क्यों नहीं लेकर गया? सही कह रहे हो दुष्यंत, क्योंकि अगर खूनी को लाशें ठिकाने लगाने का वक्त मिला था तो फिर उसे ये हथियार भी यहाँ छोड़ने नहीं चाहिए थे। लाशें ठिकाने लगाने मतलब तहखाने में लाश नहीं मिली? नहीं सर, नीचे लाशें तो नहीं थी, मगर एक अजीब तरह के 2 केमिकल्स मिले। टेस्ट करना बाकी है। इसका मतलब यह है कि जब लाशें देखकर जैस्मिन ने ललित को फोन किया उस वक्त वो खूनी इसी फार्म हाउस में मौजूद था। आई जस्ट होप जैस्मिन सही सलामत हो। दुष्यंत, आप लोग ये काम करो, आप लोग बाकी का फार्म हाउस अच्छी तरह से चेक करो। मैं तब तक यहीं पर एक टेम्परेरी फॉरेंसिक लैब बना लेता हूं, क्योंकि काफी सारे सबूत बिखरे पड़े हैं यहां पर। कहीं कोई सबूत खराब नहीं होना चाहिए। कुछ पता चला साहब के साथ? वो केमिकल का मिश्रण आखिर है क्या? पता तो चला है दुष्यंत, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूं कि उस केमिकल का यहां पर क्या काम। सर बताइए तो सही, शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच सके। तारिका को यहां पर जो केमिकल मिला है वो एक एम्बाल्मिंग फ्लूइड है। एम्बाल्मिंग फ्लूइड? हाँ सचिन, एक ऐसा तेल जो लाशों पर लगाया जाता है, लाशों को सड़ने से रोकने के लिए। ये काम तो अक्सर फ्यूनरल होम्स वगैरह में होता है ना? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट दुष्यंत। और यही सोचकर मैं परेशान हूं कि कोई आदमी इस तरीके का तेल लेकर के क्यों घूमेगा। कोई खूनी लाशों को प्रिजर्व करने की कोशिश क्यों करेगा? शायद इसी वजह से, जिस वजह से उसने इन सारे चाकुओं को नया दिखाने की कोशिश की, ताकि हमें गुमराह कर सके और मौत के सही वक्त का पता न चले। That's a point, सचिन। मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन ने जो लाशें देखी हैं, हो सकता है कि वो लाशें आज की ना हो, बल्कि बहुत पुरानी लाशें हो। Exactly, तारिका, you are absolutely right। और मुझे लगता है खूनी जब लाशों को तहखाने से बाहर लेकर के जा रहा था, जरूर किसी न किसी लाश का कोई ना कोई हिस्सा फर्श से रगड़ खा गया और इसीलिए वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड फर्श पर लग गया। सर, सर जल्दी चलिए, बाहर मारम मिला है, जैस्मिन का पति बहुत घायल है।
बाहर कहीं भी जैस्मिन नहीं है। सर उनके साहब और कितना समय लगेगा? 2.5 घंटे हो गए सर। सचिन रुको यार, फॉरेंसिक साइंस के एनालिसिस में वक्त लगता है, जानते हो ना तुम। एनीवे, ये देखो, हीमोग्लोबिन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हमने पता लगा लिया है कि इस घर में जहां कहीं भी खून पड़ा हुआ था और जिन चाकुओं पर खून लगा हुआ था वो खून 2 दिन पुराना है। इसका मतलब यह है कि इस फार्म हाउस में गुनाह हुए पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। हाँ दुष्यंत, इनमें से किसी भी खून का सैंपल फ्रेश नहीं है। और एक बात, हर खून का डीएनए अलग अलग है। मतलब अलग अलग लोगों के खून? अच्छा सर, ये कुल मिला के कितने डीएनए मिले आपको? सचिन, जितने चाकू हैं सब पर अलग अलग लोगों का खून है। इसका मतलब जितने चाकू हैं उतनी लोगों के खून का डीएनए है। ये मुजरिम जरूर इस फार्म हाउस से पहले कभी आया होगा, तभी उसको यहाँ के कोने कोने का पता है। पंकज! 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 ठीक हो तुम? पंकज! पंकज आंखें खोलो! पंकज! पंकज! माय गॉड! पंकज! हेलो, हेलो एम्बुलेंस! कहीं खूनी इस वक्त भी तो यहाँ मौजूद नहीं। छोड़ दो मेरी जास्मिन को। 120/80। जास्मिन रुको, रुको। 1 घंटे के बाद इनको इंजेक्शन दे देना। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मानो की? इनकी किस्मत अच्छी है, वो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुआ, वरना बचना मुश्किल था। बात कर सकते हैं? जी हाँ, अभी होश में आए हैं। जास्मिन, जास्मिन। मानो, रुको। मानो घबरा मत, जैस्मिन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। तुम जरा ठीक से याद करके बताओ कि फार्म हाउस में क्या हुआ था? मेरी जान को खतरा था और जास्मिन की भी। जान को खतरा? किससे किससे था? कई दिनों से कुछ लोग मुझे फोन करके 55 करोड़ की मांग कर रहे थे और एनिवर्सरी की रात को भी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे क्या पता था, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी जास्मिन को निशाना बनाएंगे। क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने जास्मिन को फार्म हाउस में रखा हुआ है? हाँ, क्योंकि जास्मिन ने मुझे वहां से फोन किया था मदद के लिए। उन लोगों का चेहरा याद है तुमको? हाँ सर। कौन थे वो लोग? मानो, कौन थे वो लोग? ओह नो, ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये फिर से बेहोश हो गए हैं। हेलो, क्या पंकज बेहोश हो गया? सर ये पंकज ठीक तो हो जाएगा ना? और ये इसके गले में जो पिन लगा हुआ था, ये क्या है? सचिन, एक रिफ्लेक्स फ्रीजर है और इस पिन के चुभने की वजह से पंकज अपने चलने फिरने हिलने डुलने की ताकत खो चुका है। ये टेम्पररी पैरालिसिस हो चुका है इसे। घबरा मत,
टेम्परेरी है। फिर भी सर इलाज तो है ना। मैंने कहा ना टेम्परेरी है, इसका असर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। डोंट वरी सचिन, ये जो इंजेक्शन मैं रेडी कर रही हूँ इससे पंकज तुरंत ठीक हो जाएगा। सर कैसी तबीयत है पंकज की? मच बेटर। मगर सर पंकज को ये सुई लगी तो लगी कैसे? दुष्यंत मुझे लगता है खूनी ने वहां उस तरफ जरूर कोई ऐसा जुगाड़ फिट करके रखा है जिससे ये सुई उसने पंकज को मारी है। तुम लोग उधर चेक करो, जरूर कुछ मिलेगा, आई एम श्योर। जिस वक्त पंकज यहाँ नीचे गिरा वो यहाँ था, यानी कि सुई उसे यहीं आसपास से लगी है। सुई पंकज को कॉलर बोन के ऊपर लगी है, वो भी आगे की तरफ से, मगर उसे वो दिखी नहीं। मतलब कि यहां से। दुष्यंत ये देखो, ये ड्रॉर आधा खुला हुआ है। तो ये चक्कर है। इसका मतलब यह है कि जब पंकज ने ये ड्रॉर खोला होगा तो इस पिस्टन के जरिए वो सुई उसे यहां लगी होगी और वो नीचे गिर गया। और ये सारी की सारी प्लानिंग खूनी ने जैस्मिन के लिए की थी, लेकिन फंस गया बेचारा पंकज। एग्जैक्टली। ये जैस्मिन को अस्थमा अटैक आया था ना। और जब किसी को अस्थमा अटैक आता है तो सबसे पहली चीज ढूंढता है वो पंप, जो शायद इसी ड्रॉर में होगा। ये रहा। यानी हुआ कुछ ऐसा होगा कि जैस्मिन को यहां लाया गया और ये खून चाकू वगैरह देखकर उसे अस्थमा अटैक आया होगा, लेकिन ड्रॉर से ये पंप निकालने की बजाय उसने ललित को फोन कर दिया और वहीं मुजरिम की प्लानिंग उल्टी पड़ गई। और जैस्मिन को ये पहले से ही पता था कि ये अस्थमा पंप इस ड्रॉर में रखा हुआ है। बिल्कुल। अब उन सभी लाशों के राज तक हमें वो केमिकल ले जाएगा जिसका इस्तेमाल उन लाशों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इंडियन मेडिकल ग्रुप से आए हैं, मुर्दाघर की जांच करनी है। क्या हुआ सर? क्या बात है? बाद में बताएंगे, पहले जरा लाशें दिखाओ। लाशें क्यों देखनी है आपको? लाशें तो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो फिर आप इतना टेंशन में क्यों आ गए? नहीं तो हमें पक्की खबर मिली है, लाशों को बाहर ले जाया गया यहाँ से। क्या बात कर रहे सर आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको किसी ने गलत बताया सर। लाशें तो कब की वापस आ गई। वापस आ गई मतलब बाहर गई थी? देखा सर, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो सब कुछ पूरी सच्चाई के साथ ठीक ठीक बताओ। सीआईडी के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं, समझे? क्या सीआईडी? आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ, सच उगलवाने के लिए कभी कभी ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं। क्या चक्कर है ये? साहब, अब से 3 दिन पहले हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मुर्दा घर में कोई आया और लाशें चुरा कर ले गया। तो लेकिन लाशें तो अगले दिन दोपहर को अपने आप ही वापस आ गई थी। नहीं, इसके लिए हमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा, जरूरी नहीं समझा है? और ये लाश गले नहीं, इसके लिए जो तेल लगाते हैं लाशों पे, वो तुम लोग लगाते हो? नहीं साहब, नहीं साहब। वो काम इन्हें कहाँ आता है? ये काम करने के लिए तो कुछ खास लोग होते हैं और कुछ खास दुकानें। ऐसी 2 दुकान है इस इलाके में। कौन कौन सी दुकानें हैं? एक्सक्यूज मी। कहिए साहब, किसकी मौत हो गई? मौत तो किसी की नहीं हुई। किसी की नहीं? तो फिर आप यहाँ क्या करने आए? सीआईडी? जी। अच्छा ये बताओ कि आज से 2 दिन पहले यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे हमें काफी लाशें मिली हैं जिन्हें एम्बाम किया गया था, यानी कि साफ सुथरा करके सजाया गया था, जैसे कि तुम करते हो। लेकिन मैं तो किसी भी फार्म हाउस पर गया ही नहीं सर, लाशों को सजाने। अगर आप नहीं गए थे तो फिर हो सकता है कि वो चोर जिसने मुर्दाघर से लाशें चुराई, वो लाशें लेके तुम्हारे पास आया हो। मुर्दाघर से चुराई लाशें? लेकिन कोई लाशें क्यों चुराएगा सर? ये तो अब आप बताएं, यहाँ तो आप ही रहते हैं।
ये काम जरूर अशोक का होगा साहब, क्योंकि मेरे अलावा एक वही है जो लाशों को सजाने का काम करता है। अशोक को तो लकवा मार चुका है और वो चल फिर नहीं सकता, और बचे सिर्फ तुम। तो हो सकता है कि ये काम तुम्हारा हो। नहीं साहब, मेरे और अशोक के अलावा ये काम एक और आदमी कर सकता है। कौन है वो? ये वही चोर है साहब जिसने 3 दिन पहले मेरी दुकान से लाशों को सजाने वाला तेल चुरा लिया। आइए सर, मैं आपको बताता हूँ उसने तेल कहाँ से चुराया। यहीं से चुराया उसने लाशों पे लगाने वाला तेल। ये तेल किसने चुराया? ये तेल यही तो पता नहीं साहब, अगर मुझे मालूम चल जाए तो उसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा मैं। एक मिनट, तेल के अलावा यहाँ से कुछ और भी चोरी हुआ क्या? पैसे वगैरह? नहीं सर, सिर्फ तेल। यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसका मकसद सिर्फ तेल चुराना था उन लाशों पर लगाने के लिए, और वो खुद ये काम जानता था। है ऐसा कोई आदमी? साहब, मैंने ये कला तो सिर्फ केतन को सिखाई थी। केतन? कौन है ये केतन? एक लड़का था, मेरी दुकान पे काम करता था, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं कहां से उसे शराब पीने की लत लग गई साहब। बस मजबूरी की वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी कहां मिलेगा ये केतन? पप्पू, रोनाल्डो पता है? रोनाल्डो उसकी तरह हवा में आऊंगा और बैकहैम की तरह गोल करूंगा। अब देखा? देख तू पप्पू, पप्पू देखा? अरे कौन है भाई? कौन है भाई तू? लगता है तेरा नशा बहुत हो गया, उतारना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरा नशा उतार रहे हैं। क्यों भाई? अभी अभी तो चढ़ी है, उतार क्यों रहे हैं? क्योंकि सीआईडी के गोल करने का तरीका तुझे सिखाना है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। बता, लाश को प्रिजर्व करने का तेल किसके लिए चुराया था? बताता हूँ साहब। 2 लगती साहब, मुझे मैट्रिक्स बार में मिले थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम हमारे लिए तेल चुराओगे और लाश को प्रिजर्व करोगे तो हम हर बार तुम्हारे शराब का बिल देंगे साहब। नाम, नंबर, एड्रेस कुछ है उनका? है साहब, 1 मिनट देखता हूँ। बिरजू, रुक जाओ। कौन है तुम लोग? यहाँ आने की हिम्मत कैसी करी तुम लोगों ने? हिम्मत तो सीआईडी को फ्री में मिलती है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। ऐसा जुर्म करके सीआईडी से बच सकते हो? ओह माय गॉड, ये तो जैस्मिन है। अच्छे अच्छे नहीं भाग पाए सीआईडी से, तू भागेगा?
अब बताओ, एक मासूम की जान लेकर क्या मिला तुम दोनों को? हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं थी सर, हमने सिर्फ उसे पैसे के लिए मारा। किसने दिए तुम्हें वो पैसे? बोलो। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट को स्पेशल वार्ड में लेके जाओ। ओके आपने तो कमाल ही कर दिया मैडम। वैसे इस पेशेंट की बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। कमाल तो करना ही था, आखिर शहर की नामी गिरामी हार्ट सर्जन तो कह रहे हैं आप लोग सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? वो क्या है कि हमें एक ऐसे सर्जन की जरूरत है। सीआईडी वाले किसी सर्जन को ढूंढ रहे हैं? किसी सर्जन को नहीं, हम इसी सर्जन को ढूंढ रहे हैं। मेरी तलाश? लेकिन मैंने क्या किया है? गुनाह किया है तुमने, गुनाह। चलो। हाँ, मैंने इन दोनों से कहा था जैस्मिन को किडनैप करने के लिए। मगर क्यों? पैसों के लिए, 55 करोड़ की मांग रखने के लिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो सर्जन का करियर भी अच्छा खासा चल रहा है, फिर अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे, और क्योंकि पैसे कितने भी हो कम ही होते हैं ना। ओह, तो तुम मानती हो कि पैसों के लालच ने तुमसे यह गुनाह करवाया? हाँ। पैसों के लिए जैस्मिन को किडनैप किया तुमने, फिर मानव को धमकी भरे फोन करने बंद क्यों कर दिए? देखिए प्लीज, आप लोग मुझसे और सवाल मत पूछिए। मेरा सर पहले से बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप मुझे और सवाल मत पूछिए। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है ना, तो आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे और सवाल मत पूछिए प्लीज। तुम्हारे सरदर्द की दवाई मेरे पास है, दूं? लेकिन मैं आपको और क्या बताऊं? मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया है ना, मैं आपको और क्या बताऊं? मानव को जिंदा क्यों छोड़ा तुमने? क्योंकि अगर उसे मार देती तो पैसे कौन देता? और वो ड्रॉर में जो पिन थी, उसका क्या चक्कर है? किसने लगाया था वो? क्या नाम है उसका? वो उसका नाम? सर, आप लोग यहाँ? अनुष्का कहीं जेल से भाग तो नहीं गई? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई खुद ही भागा नहीं और कभी भागेगा भी नहीं। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? दो सवाल पूछने हैं। सवाल? कैसे सवाल? सवाल नंबर 1, अगर बिरजू और कालिया ने जस्मिन को अपने कमरे में से किडनैप किया, तो फिर वहां पर जो खून मिला था वो उन दोनों का क्यों नहीं? सर, शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी और को भेजा हो जैस्मिन को उठाने के लिए। हाँ, किसी और को भेजा होगा। सवाल नंबर 2, अगर खूनी ने वो जहरीला पिन उस ड्रॉर में लगाया था जस्मीन के लिए, उसे यह कैसे पता था कि जस्मीन आकर वो ड्रॉर खोलेगी ही खोलेगी? ये तो कोई अंदर का ही आदमी कर सकता है ना। तो फिर बताओ कौन हो सकता है वो? सर, वो मैं एक्चुअली आपको बताना भूल गया, मुझे ललित पे शक है। ललित का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैस्मिन को तुमने मारा है। सर, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? ये सब झूठ है, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। जस्मीन के कमरे में जो खून मिला है वो तुम्हारा ही है मानव, वो खून तुम्हारा है। हाँ, और सीआईडी को तुम्हारे बारे में सब कुछ मैंने बताया, समझे?
क्या लगा तुम्हें कि अनुष्का की बेटी को किडनैप करके उससे सारे अपने गलत काम करवाने से सारे इल्जाम उस पर जाएंगे? तो अनुष्का ने जब अपना बयान दिया ना, तभी हम समझ गए कि अनुष्का सच छुपा रही है। हाँ, बस ये एक गलती कर बैठा मैं। जास्मीन को माना मेरी मजबूरी थी। उसकी असमय की वजह से मैं तंग आ गया था, छुटकारा पाना चाहता था उससे मैं। अगर उसकी जगह तुम्हें ऐसी कोई बीमारी होती तो क्या उसे तुम्हारे साथ ऐसे ही करना चाहिए था? टेंशन की वजह से जस्मीन का अस्थमा बढ़ता है, ये तुम्हें पता था और तुमने उसका गैर फायदा लिया। तुम उसे फार्म हाउस ले गए। फिर मैंने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया और सोचा जब वो सुबह उठेगी तो लाश और खून देखकर उसका अस्थमा बढ़ जाएगा और जैसे ही वो अपना पंप निकालने डोर खोलेगी उसे जहरीली पिंड चुभ जाएगी। मगर वो बच गई और फिर मैंने उसे ड्रग का ओवरडोज देकर खत्म कर दिया। लानत है तुम पर मानव, लानत है। अपने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं। कानून तुम्हें बराबर सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।